हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट क्रैकर्स पर। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 18 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स की क्लास। और जो आरआरबी, एसएससी और जितने भी बैंकिंग के एग्जाम है उनमें यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। और कहीं भी पीवीआईक्यू के क्वेश्चन भी करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर वहां मिलेंगे। बिल्कुल हम 10 क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन करते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उनकी और ज्यादा जितने एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो सारी चीजें एक एक करके हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और इसकी पीडीएफ अपने करंट क्रैकर्स के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। तो आशा करते हैं आपका दिन बहुत खूबसूरत रहे और आप करंट की क्लासेस स्टार्ट करें और दिन और आगे तक जो भी आपके टारगेट्स हैं उसको आप पूरा करें। उससे पहले है कि एवरी सनराइज इज ए सेकंड चांस टू साइन। ठीक है, जो जितनी बार नया दिन आता है वो आपको चांस देता है कि आज से आप कुछ नया कर सकें, जो पुरानी चीजें उसको भूल के कुछ नया करें। ठीक है, और करंट की इस क्लास से मैं आपको हमेशा मोटिवेशन लेके आता रहता हूँ कि एवरी सनराइज इज ए सेकंड चांस टू साइन। मतलब आप डेली जो आज अभी करंट की क्लास शुरू कर दी है तो उसके बाद आप दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, ये देखते देखते अपना जो भी टारगेट्स हैं उसको जब रात होगी तब तक आप उसको पूरा कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि जो भी आपके टारगेट्स हैं उसको आप पूरा करें और जो ये करंट की क्लास है इसको लगातार आप देखते रहें, जिससे आपके करंट से रिलेटेड कोई भी फैक्ट इससे बाहर आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। हम सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं लगातार 30 दिनों में। तो 10-10 क्वेश्चन करके 300 क्वेश्चन, फिर 300 क्वेश्चन का हम बिल्कुल एकदम से रिवीजन कराएंगे, उसके लिए भी एक अलग से क्लास लेके आएंगे। तो ऐसे करते रहेंगे तो लगातार चीजें पढ़ते रहेंगे तो आपका कनेक्टिविटी रहेगी और उससे चीजें याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। और इससे पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है जिसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में कि हाल ही में लॉन्च की गई लखपति बिटिया योजना के तहत वित्तीय सहायता किससे प्रदान की जाती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से आप सही ऑप्शन को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और जो सही होगा उसको मैं अपने आप सही बता दूंगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, हमने प्रीवियस क्लास में करा रखा है, तो आपने ये भी क्लासें नहीं देखे तो जाके अपने चैनल पर देख सकते हैं सभी क्लासेस को। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भव्य भारत भूषण अवार्ड किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था। तो ये हाल ही में फेमस आपको दिख रहा है, ये जो कोयम्बटूर में है ईसा योगा फाउंडेशन, कोयम्बटूर जो आपका तमिलनाडु में है, उसमें ईसा योगा, ये आपको पता है जग्गी वासुदेव है इनका नाम। क्या नाम है? जग्गी वासुदेव जी, इनके द्वारा शुरू किया गया था ये अवार्ड। और ये आपके पता है इस बार मुख्य अतिथि कौन थे? राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा नहीं, इसरो द्वारा नहीं, इसका ये द्वारा भारत भव्य भारत भूषण अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था? ईसा फाउंडेशन। ईसा फाउंडेशन के कौन है अध्यक्ष? जग्गी वासुदेव। और इस बार के मुख्य अतिथि कौन थे? राजनाथ सिंह। और एक किस टाइम हुआ था आयोजित? ये शिवरात्रि के दिन आयोजित हुआ था, शिवरात्रि के दिन आयोजन हुआ। अब आपको ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा किन किन को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो इसमें लिस्ट है ऐसे कि 2026 के जो अवार्ड की फुल लिस्ट है उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी में किसको अवार्ड दिया गया था? साइंस और टेक्नोलॉजी में अवार्ड दिया गया था नंबी नारायण, नंबी नारायण जो साइंटिस्ट है उनको, और के किरण कुमार जो इसरो से रिलेटेड है उनको दिया गया था साइंस और टेक्नोलॉजी में। दो नाम याद रखिए, नंबी नारायण और के किरण कुमार। और आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इसका सही आंसर है अलारमेल वैली जो क्लासिकल डांसर है, और एन राजम जो आपको फेमस वायलिन मेस्ट्रो है, वायलिन बजाती है, और विक्रम संपत जो हिस्टोरियन है उनको भी आर्ट एंड कल्चर, 3 लोगों को दिया गया था। स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें किसको दिया गया था? साइना नेहवाल को स्पोर्ट्स में दिया गया था, और वो कौन है? बैडमिंटन प्लेयर। और उसके अलावा जो आर्म फोर्सेस है उसको स्पेशल ऑनर दिया गया बिकॉज ऑफ स्पेशल ऑपरेशन सिंदूर के कारण। इसमें एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा है, लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी है, और वाइस एडमिरल आरवी गोखले हैं। तो इन 3 लोगों को दिया गया था। और जो कलेक्टिव स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड था वो इंडियन आर्म फोर्सेस मतलब आर्मी को दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, एक बार ये लिस्ट को याद रखोगे तो ये चीजें आपके काम आती रहेगी। और कहीं से यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भव्य भारत भूषण अवार्ड स्पोर्ट्स में किसको दिया गया? तो साइना नेहवाल। और ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो सदर्न कमांड है उसमें किसको दिया गया था? तो उसका सही आंसर है जनरल एवीएस राठी को दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ऐसे आने को देखने को मिल सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ सकता है कि नंबी नारायण और के किरण कुमार को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया? तो आपका आंसर है भव्य भारत भूषण अवार्ड, भव्य भारत भूषण अवार्ड दिया गया था। तो ये चीजें एक एक करके ऐसे याद रखेंगे कॉन्टेक्स्ट में तो आपको चीजें याद रह जाएगी। मैं 1-2 बार इनका और रिवीजन करा दूंगा
तो चीजें भी वहीं से भी आपको याद रख सकती है। भव्य भारत भूषण अवार्ड की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ईसा फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इसे महाशिवरात्रि का जो कार्यक्रम होता है कोंडूर, वहां पे लॉन्च किया गया था। इस पहल किस घोषणा किसने की? सदगुरु जग्गी वासुदेव ने। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ये किस श्रेणी में दिया गया था? ये राष्ट्रीय सुरक्षा में, विज्ञान में, खेल में, कला और व्यवसाय आदि क्षेत्रों में दिया जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि जो राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले व्यक्ति हैं उनको सम्मानित करना है, और ये पहल नेतृत्व, नवाचार और समाज की सेवा को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही? जनवरी 2026 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5%। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई बेरोजगारी दर 5% है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, शहरी बेरोजगारी कितनी होती है, गरीबी बेरोजगारी क्या होती है? तो ये चीजें हम भी एक एक करके आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जनवरी 2026 में भारत की कुल बेरोजगारी दर कितनी रही है? 5% रही है, और ये पिछले जो 3 महीनों का हाईएस्ट लेवल पे है 5%, ठीक है। इसमें जो आपकी शहर की बात करें तो शहर की बेरोजगारी है 7%, और जो ग्रामीण बेरोजगारी कितनी है? 4.2%, और ओवरऑल कितनी रही है? 5%, ठीक है। इस वृद्धि का मुख्य कारण है जो फसल कटाई हुई है, पता ही है आपको, अभी दिसंबर जनवरी में। उसके बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट स्लो डाउन रहता है, कि जिससे जो लोग हैं उनको काम नहीं मिल पाता है, या मतलब वो सारी चीजें। इससे पहले तो उनको खेती में काम हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो काम नहीं मिल रहा, उसके कारण इसमें आपको थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। ये आंकड़े कौन जारी करता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो एनएसओ होता है, वो जहाँ आंकड़े जारी करता है, ठीक है। और वो किस पर आधारित है? PLFS, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे पर आधारित ये आंकड़े हैं, ठीक है। अब ये बेरोजगारी मापी कैसे? तो ये मापी है करंट वीकली स्टेटस, CWS पद्धति। CWS क्या होती है आप समझने की कोशिश करेंगे। CWS होती है कि जैसे कोई आदमी होता है जो लास्ट 7 दिन में 1 घंटे से यदि ज्यादा उसने कोई काम किया है, ठीक है। यदि 7 दिन में 1 घंटे से कोई ज्यादा काम किया, तो इसका मतलब वो क्या है? एम्प्लॉय है, वो मतलब रोजगारित है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। और यदि 7 दिन में 1 घंटे से ज्यादा कोई काम, मतलब वर्क फोर्स का काम, ऐसे नहीं मैंने पढ़ाई कर ली, वो नहीं, और 1 घंटे का काम यदि नहीं किया है, तो वो अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उसी आधार पर जो करंट वीकली स्टेटस है, तो CWS पद्धति यही होती है कि लास्ट 7 दिन में उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा काम किया है, तो वो रोजगारित है। और 1 घंटा भी काम नहीं किया, इधर उधर काम के लिए मांग रहा है, घूम रहा है, तो वो क्या है? आपका अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है। और हाल ही में सही एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, सही एंड बोध। तो सही का पूरा नाम क्या है? तो सही का पूरा नाम है स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ केयर ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको पता है जो ये कौन है? जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा ने हाल ही में, जो आपके स्वास्थ्य मंत्री है, JP नड्डा क्या है? स्वास्थ्य मंत्री। इन्होंने अभी हाल ही में, जो आपको पता है, इंडिया एआई समिट कहाँ पे हो रहा है? जो भारत मंडपम में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी के बीच में, जो 16 से 20 फरवरी के बीच में हो रहा है भारत मंडपम में एआई समिट हो रहा है, एआई कॉन्क्लेव हो रहा है। तो उसी के तहत उन्होंने 1-2 पोर्टल लॉन्च किए फॉर हेल्थ केयर के, जो भारत में जो हेल्थ से रिलेटेड है, तो उसके लिए 2 पोर्टल लॉन्च किए। एक था सही और एक है बोध, सही एंड बोध। सही की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, ठीक है। और सही का काम क्या है? ये क्या करेगा? गवर्नेंस करेगा, और डाटा स्टूवर्डशिप का ये वर्ड होता है इंग्लिश का। स्टूवर्डशिप का मतलब होता है उसको एनालाइज कर देगा या उसको सुपरवाइज कर देगा, ठीक है। और मॉनिटरिंग करेगा, या वही स्टूवर्डशिप ही मॉनिटरिंग होती है। और वैलिडेशन पर फोकस करता है। ये क्या करता है? डाटा कलेक्ट करेगा। जो सही पोर्टल होगा वो डाटा कलेक्ट करेगा, उसको मॉनिटर करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा, पता चलेगा ये डाटा है और किस बीमारी से रिलेटेड है, उसको चीजें काम करेगा। वो काम का कौन करेगा? सही, ठीक है। तो ये एआई को सेफ, एथिकल और एविडेंस बेस्ड तरीके से डिप्लॉय करने में मदद करेगा। फिर ये पहला डाटा सही से कलेक्ट करेगा, फिर उसकी जगह उस पता करेगा आप कौन सी एआई लगा के इसको डाटा को सही जगह से डिप्लॉय करने में मदद करेगा। और एक और है बोध। बोध है बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। तो बोध की फुल फॉर्म क्या है? बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ आई। ये प्राइवेसी प्रिजर्विंग डिजिटल, जो आपके डाटा है उसको प्राइवेसी प्रिजर्व करेगा, उसके लिए काम कौन करेगा? ये बोध पोर्टल। फिर क्या, और बोध को किसने बनाया था? ये IIT कानपुर ने बनाया। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है
कि बोध को किसने बनाया, आईआईटी कानपुर ने, और वो भी एनएचए की सपोर्ट के साथ मिलकर, ठीक है। और बोध रियल वर्ल्ड हेल्थ डाटा को एआई मॉडल से इवेल्युएट करता है। फिर ये क्या करेगा, जो रियल, अब ये डाटा को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, सुपरवाइजर करेगा और उस पर गवर्नेंस भी करेगा, ठीक है। कौन, सही। फिर जो ये डाटा होगा उसको ये इवेल्युएट करेगा, कौन, जो बोध पोर्टल बनेगा। बोध रियल वर्ल्ड हेल्थ डाटा से एआई मॉडल्स को इवेल्युएट करता है, लेकिन अंडरलाइंग डाटा शेयर नहीं करता है। जो अपना इंपॉर्टेंट डाटा वो शेयर नहीं करता, लेकिन जो डाटा होता है जिसकी सहायता से ये पता करेगा कि यदि ये डाटा है तो इसके लिए कौन सा एआई मॉडल परफेक्ट रहेगा, जिससे डाटा को आगे प्रोसीड करके उस चीजों को जाना जा सकता है। दोनों को जेपी नड्डा ने इंडिया एआई समिट 2026 जो अभी भारत मंडप में उसमें लॉन्च करेंगे या अभी कर दिया, ठीक है। दोनों इनिशिएटिव आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जुड़े हैं और इंडिया को ग्लोबल हेल्थ एआई लीडर बनाने का ये लक्ष्य रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज मिलान 2026 किस संगठन द्वारा होस्ट किया जा रहा है। एक्सरसाइज मिलान, मिलन का मतलब यही होता है कि एक दूसरे से मिलना, ठीक है। और ये कहाँ पे आयोजन हो रहा है, विशाखापट्टनम। ये आयोजित किया जा रहा है अपने इंडियन नेवी के द्वारा। और ये कौन है, वाइस एडमिरल भल्ला, वाइस एडमिरल संजय भल्ला, संजय भल्ला ये इनका नाम, एक सेकंड, हाँ, वाइस एडमिरल संजय भल्ला, ये वाइस एडमिरल है संजय भल्ला। इनके द्वारा हाल ही में एक्सरसाइज मिलान का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये जानकारी दी गई थी कि एक्सरसाइज मिलान में लगभग 70 से ज्यादा कंट्री भाग लेते हैं। और ये क्या होता है, एक नेवल एक्सरसाइज होती है। क्या होती है, नेवल एक्सरसाइज होती है, जिसमें मतलब जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें ये नेवल एक्सरसाइज की जाती है और इसमें लगभग 70 से ज्यादा देश भाग लेते हैं और अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं। और इसके साथ साथ अब इस बार तो एक मिलान विलेज भी लॉन्च किया गया है, मिलान विलेज भी लॉन्च किया गया है, जिसमें अपनी इंडिया की जो सारी कल्चर है और जो इंडियन नेवी की हिस्ट्री है उस सभी को यहाँ पे शोकास्ट किया गया है, जिससे कोई भी दूसरे देश के लोग आके इंडियन कल्चर की चीजों को खरीद सकते हैं, इंडियन जो नेवी है उसकी हिस्ट्री को भी देख पाते हैं, ठीक है। तो इस बार मिलान 2026 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, विशाखापट्टनम में। और इसका होस्टर कौन है, जो इंडियन नेवी है। और ये 15 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित होगा विशाखापट्टनम। और इस मिलान एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, तो इसके लिए भी हम एक अलग से आपको वीडियो लगभग लेके आ सकते हैं। और इसका उद्घाटन किसने किया, एडमिरल संजय भल्ला, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में किया गया। और इसमें लगभग 70 देशों की नौसेना इसमें भाग ले, और सबसे बड़ी ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज भी है। अब मिलान की शुरुआत कब हुई थी, तो मिलान की शुरुआत हुई थी 1995 में, और ये हर 2 साल में आयोजित होती है, बाई इनियल होती है, ठीक है, हर 2 साल में आयोजित होती है। और इसकी स्टार्ट कब हुआ था, 1995 में। ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज मिलान कब से शुरू हुई, 1995 में, और हर 2 साल में एक्सरसाइज होती है। और इस बार मिलान 2026 की थीम क्या है, कमरेडरी, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। कमरेडरी मतलब फ्रेंडशिप होती है, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग होता है, और कोलैबोरेशन का मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, ठीक है, कोलैबोरेट करना। तो कमरेडरी, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, ये 3C का प्रिंसिपल है, इस बार की थीम है, कमरेडरी, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। और ये एक्सरसाइज जो प्रधानमंत्री मोदी के महासागर विजन है उसका भी एक हिस्सा है। तो महासागर की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। तो ये सारे रीजन्स की जो मतलब होलिस्टिक अप्रोच होती है, जो एक विश्वव्यापी अप्रोच होती है, वही है अपना महासागर विजन, ठीक है। तो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन का हिस्सा है। तो आशा करते हैं कि अभी एक्सरसाइज मिलन कहाँ पे है, ये विशाखापट्टनम आयोजित किया गया। पहले एक्सरसाइज कब शुरू हुई, 1995 में। ये हर 2 साल में होती है और इसकी थीम क्या है, कमरेडरी, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन। हैमर एयर टू सरफेस वेपन है, किस द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में बहुत सारी चीजें आ रही है डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि अभी आपको पता है इमानुएल मैक्रोन है, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, वो इंडिया की यात्रा पे है। फ्रांस के प्रेसिडेंट है और वो इंडिया की यात्रा पे। इससे क्या हुआ कि जो इंडिया और फ्रांस के बीच में बहुत सारी चीजें जो मतलब डिफेंस से रिलेटेड है वो चर्चा में है, क्योंकि वहां पे नई डील हो सकती है, कुछ नया प्रोक्योरमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इससे पहले हमने एक देखा था स्कैल्प मिसाइल का, स्कैल्प का। उसके बाद आपको पता राफेल डील देखा था 114, जो डसाल्ट के राफेल है, इंडिया 114 वो खरीदेगा। उसके अलावा राफेल में ये लगता है क्या, ये हैमर है ना, ये रफाल में लगती है। और ये क्या, किस तरह का वेपन है, ये एयर टू सरफेस है,
हवा से सीधा जमीन पे मारेगा, ईयर टू सरफेस है। और ये भी किस में लगता है, रफाल में। और ये जो स्कैल्प है वो ये भी, जो स्कैल्प ये क्या था, बंकर बस्टर था। क्या था, जो बंकर है उसको बस्टर करने के लिए काम किया जाता था, बंकर बस्टर स्कैल्प। और ये भी किस में लगता था, राफेल में। तो इसके लिए भी इंडिया भी यही इंडिया में प्रोक्योरमेंट की संभावना है, और राफेल को भी इंडिया में बनाने की भी संभावना है। और इसको भी, जो हैमर है इसको भी इंडिया में बनाएंगे, इंडिया में बनेंगे, मतलब इंडिजिनियस चीजें करने की। और ये हैमर कौन बनाता है, ये साफरान कंपनी है। तो अभी ये होगा, अभी इस डील में क्या होगा, जो साफरान, ये 50% हिस्सा साफरान का रहेगा और 50% का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के सहयोग से इंडिया में इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है किस देश द्वारा विकसित किया गया, पहले किसके द्वारा किया गया था, फ्रांस के द्वारा। जब भी कोई विदेशी दौरा होता है तो और डिफेंस डील होती है तो वहां से बहुत सारी चीजें चर्चा में आ जाती है। तो हमारे फ्रेंच डेवलप्ड स्मार्ट एयर टू सरफेस वेपन है, जिसे सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस द्वारा बनाया गया है। हैमर का पूरा नाम है कि हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंट रेंज है। ठीक है, ये एक प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब किट है, मतलब एक एकदम जिस पॉइंट पे किट करना है, या मतलब जहां पे पॉइंट आउट करना है तो उसी पे ये एकदम सटीक निशाना लगाती है। ये ग्रेविटी बॉम्ब्स को स्मार्ट वेपन्स में भी बदलता है। इसे आईएनएस प्लस जीपीएस गाइडेंस सिस्टम है, और ऑपरेशन इंफ्रारेड आईआर और लेजर गाइडेंस भी इसमें होती है। ये इंडियन एयरफोर्स के राफेल जटार के साथ, जो राफेल जेट्स है उसके साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, और ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका उपयोग किया गया था। तो अभी ये एक सेकंड है कि ये हैमर क्या है, ये सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बनाया गया है। हाल ही में इसका इंडिया में बनाने की संभावना है, और उसमें 50-50 है, 50% बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और 50% है आपका जो सैफरन कंपनी मिलकर इंडिया में इसका निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये प्रिसीजन गाइडेड एक बॉम्ब किट है, और जो लगभग राफेल जेट्स होते हैं उसमें ऑलरेडी ये इंटीग्रेटेड रहती है। और इसकी हाल ही में जो डिफेंस डायलॉग कहाँ पे आयोजित हुआ था, बेंगलुरु में। और किसने, कौन थे अपने जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फ्रेंच मिनिस्टर कैथरीन वॉटरिन इसके लोकल प्रोडक्शन के लिए एमओयू पर साइन किया। अब लोकल प्रोडक्शन मतलब इसका इंडिया में प्रोडक्शन होगा। इंडिया में इसका उत्पादन जो बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सैफरन का 50-50 जॉइंट वेंचर रहेगा, जिसमें 60% इंडिजाइनेशन होगा, मतलब भारतीय 60% माल यहाँ का यूटिलाइज होगा। अगला क्वेश्चन है, राशिद खान 2026 में T20 क्रिकेट में कौन सा माइलस्टोन हासिल करने वाले पहले बॉलर हैं? तो इसका सही आंसर है 700 विकेट। जो राशिद खान है ये कहाँ के हैं, अफगानिस्तान के कैप्टन है। जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन कौन है, ये राशिद खान। इन्होंने हाल ही में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जिस तरह सचिन तेंदुलकर के 100 शतक है, उसी तरह राशिद खान के भी 700 विकेट है, और वो भी T20 क्रिकेट में। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज है, और अभी भी इनकी उम्र बहुत बाकी, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो मुझे ऐसा लगता है ये 1000 विकेट से भी ज्यादा ले सकते हैं आने वाले टाइम में। अभी भी उनकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी और अच्छे विकेट ये निकाल रहे हैं। तो 700 विकेट T20 क्रिकेट निकालने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, राशिद खान। इससे पहले किसके नाम रिकॉर्ड था, 631 विकेट था। वेस्ट इंडीज के जो आपको पता है फेमस ऑलराउंडर थे ड्वेन ब्रावो के नाम से। ड्वेन ब्रावो का रिकॉर्ड तोड़ दिया था इन्होंने बहुत जल्दी, पहले जनवरी में। और अभी इनके नाम कितने विकेट्स हैं, 700 विकेट्स। अब ये 700 विकेट अलग अलग लीग्स के भी हैं, अपने खुद के भी इंटरनेशनल विकेट्स भी हैं, तो सब जगहों के अलग अलग विकेट्स मिला के टोटल 700 विकेट्स हैं T20 क्रिकेट के। पहले बॉलर बने, और ये ऐतिहासिक एक माइलस्टोन है। ये रिकॉर्ड इन्होंने अभी T20 वर्ल्ड कप यूएई के खिलाफ दिल्ली में हासिल किया, जिसमें मोहम्मद अरफान को इन्होंने डिसमिस करके ये रिकॉर्ड काम किया। ठीक है, और उन्होंने ये कारनामा लगभग 518 मैचेस में किया है। तो इन्होंने लगभग 518 मैचेस खेल लिया, तो मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने इतने T20 मैचेस खेल लिए, जितना तो लोगों के टोटल मैचेस भी नहीं होते। ठीक है, और इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था, जो ड्वेन ब्रावो 631 विकेट का रिकॉर्ड टेकर, हाईएस्ट विकेट टेकर है। और इसमें इनकी 4 T20 हैट्रिक्स भी है, एक सीपीएल में, एक बीबीएल में, एक आईपीएल में, एक T20 क्रिकेट के लिए, जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में है। और अफगानिस्तान के लिए इन्होंने 195 विकेट लिए हैं। सनराइजर हैदराबाद के लिए लगभग 100 विकेट लिए, तो 200 यहाँ ही हो गए। गुजरात टाइटंस के लिए भी 65 विकेट। उसके अलावा सीपीएल, बहुत सारी और लीग में इन्होंने, बीबीएल में भी इनके विकेट्स है। तो कुल मिला के इनके कितने विकेट्स हो गए, 700 विकेट्स लेने वाले पहले बॉलर कौन थे, राशिद खान। अगला क्वेश्चन है, पीएम राहत स्कीम के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितने रुपए तक का केसलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। ये क्वेश्चन जानकारी बहुत जरूरी है, जो भी आप ऑडियंस देख रहे हैं ये चीजें ऐसी याद रखोगे तो अपने जो फिजिकल लाइफ है उसमें भी काम आ सकती है। ठीक है, इसका सही आंसर है 1.5 लाख।
अब क्या हुआ, पीएम जो राहत स्कीम में जो रोड एक्सीडेंट होता है उसके लिए प्रधानमंत्री अभी जो अपना, आपको पता, सेवा तीर्थ था, सेवा तीर्थ भवन से इन्होंने पहली योजना लॉन्च की थी जिसका नाम है पीएम राहत स्कीम। क्या स्कीम का नाम क्या? पीएम राहत स्कीम। राहत स्कीम, इसके तहत क्या होगा, आपको 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। जब भी कोई, जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं और किसी की दुर्घटना हो गई और वो मतलब एक्सीडेंट हो गया है, तो अभी पहले लोग ये सोचते हैं ये कैसा है, उसका स्टेटस देखते हैं, इसका हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, नहीं है तो इसको गवर्नमेंट अस्पताल में लेके जाओ। नजदीक में प्राइवेट हॉस्पिटल होगा तो वहां भी नहीं लेके जाके उसको कहाँ लेके जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और जब तक कई लोगों की वहां तक डेथ भी हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक राहत स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे पहले 7 दिनों के लिए, ठीक। उसके बाद आपको पैसे नहीं मिलेंगे। पहले 7 दिनों के लिए आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे आप अपना इलाज आराम से करा सकते हैं। और इससे क्या होगा, ये बहुत एक बड़ी स्कीम है। इससे क्या होगा, जो भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं या जो भी मतलब रोड एक्सीडेंट से लोगों की मौत हो रही है, उसको बचाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल है। आप भी इस चीजों को याद रखिएगा। कभी भी आप भी किसी का एक्सीडेंट लिखे तो आप उसको नजदीक के हॉस्पिटल में लेके जाएं और फिर उसको पीएम राहत जो स्कीम है उसके तहत उससे क्लेम, और वो क्लेम 7 दिनों के भीतर आपको मिल जाएगा। जो इसका फुल फॉर्म राहत का है कि रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट, और कैबिनेट ने इसे 14 फरवरी 2026 को अप्रूव किया। इस स्कीम में क्या, जो प्रत्येक पीड़ित होता है उसको 1.5 लाख का कैशलेस ट्रीटमेंट दुर्घटना से 7 दिनों तक मिलेगा। जब दुर्घटना होगी उससे अगले 7 दिनों तक आपको 1.5 लाख का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। और उसके बाद आपका मन करे तो कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे लग रहे हो तो फिर कहीं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप एडमिट हो सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो फाइनेंशियल चीजें होती है तो उससे वो बेटर मतलब मैनेजमेंट हो जाएगी और आपको बिल्कुल नुकसान भी नहीं होगा और आप सही भी हो जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो गोल्डन आवर है उसमें जीवन बचाना, और 50% एक्सीडेंट डेथ इसी के दौरान रोकी जा सकती है, ठीक है। और ये जो आपका ERSS जो 112 हेल्पलाइन है उसके साथ भी ये इंटीग्रेटेड है। 112 डायल करके एम्बुलेंस और नजदीकी हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा। और इसकी फंडिंग होती है वो मोटर व्हीकल जो एक्सीडेंट फंड होता है MVF किससे होगी। तो इसकी फंडिंग जो 1.5 लाख रुपए कहाँ से मिलेंगे, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से इनको पैसे मिलेंगे। और जो भी इनके क्लेम्स होते हैं वो 10 दिन के अंदर सेटल होंगे। जो भी आपका पेमेंट होता है वो आपको विद इन 10 डेज हो जाएगा, ठीक है। और कितना होगा, 1.5 लाख। तो ये अपने आप में एक बहुत स्कीम है और आपके लिए भी इंफॉर्मेशन है कि आप भी कभी कभी भी ऐसा देखें कोई एक्सीडेंट केस है तो उसको नजदीक हॉस्पिटल में लेके जाएं और उनको पीएम राहत स्कीम के बारे में जरूर बताएं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, उनके अनुसार जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ होती है तो किस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के तहत उनको प्रोटेक्टेड है। इसका सही आंसर है आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन जीने का अधिकार, लाइफ टू राइट, जो जीवन जीने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट हाल ही में डिक्लेयर किया जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है फंडामेंटल राइट्स है अंडर द आर्टिकल 21, कि भाई ये हर किसी का एक क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, मुख्य अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। और वो किस आर्टिकल तहत, 21 है। और मैंडेट्स फ्रीज बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स एंड बेटर फैसिलिटेशन ऑल इंडियन स्कूल। और उसके साथ क्या क्या जो भी मतलब ये तो आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको अच्छी सुविधाएं मिले और अच्छे जो भी पैड्स है, सैनिटरी पैड्स हैं, वो आपको बेटर फैसिलिटीज आपको अवेलेबल किया जाए और वो भी स्कूल्स में। जो हाल में जो लैंडमार्क रूलिंग का कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन इसको मिलना चाहिए। किसको, जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ होती है वुमेन्स की, ठीक है। तो इसको किस आर्टिकल तहत, 21 आर्टिकल के तहत। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पक्का देखने को मिल सकता है किसी और किसी में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और कुछ ऐसे लैंडमार्किंग फैसले होते हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। कोर्ट ने जो जो पीरियड होता है पॉवर्टी को केवल वेलफेयर नहीं बल्कि इक्वलिटी और पब्लिक पॉलिसी का इसे मुद्दा भी माना है। इसे 10 स्टेट और 8 यूटीज ने 3 साल पहले दिए गए जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट डायरेक्शन पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया था, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड है तो वो बहुत सिचुएशन खराब है और इसके लिए बिल्कुल भी वैसी सुविधाएं नहीं है जिससे जो वुमेन्स होती है उनको सामना मतलब बहुत सारी चीजों को सामना करना पड़ता है। इसलिए इन्होंने अभी आर्टिकल 21 के तहत इसको जोड़ दिया जिससे राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी है, ठीक है। और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है BIS ने रीयूजेबल जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स है उसके लिए भी क्वालिटी बेंचमार्क इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, कि भाई इसको रीयूजेबल कब तक कर सकते हैं। और सब पे इस पे BIS ने अपने क्वालिटी बेंचमार्क्स ही इंट्रोड्यूस किए हैं। बांग्लादेश ने फरवरी 2026 के इलेक्शन में BNP जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है लेड अलायंस ने कितनी सीटें जीती है, ठीक है। अभी हाल ही में कुछ चर्चा में रहा है कि जो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तारिक रहमान।
कौन बने? तारिक रहमान। और इस किस पार्टी से रिलेटेड है? ये बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। तो इन्होंने हाल ही में कितनी सीटें ली है? इन्होंने आंसर है इसका 212 सीटें जीती है। 212 सीटें जीती है आउट ऑफ 300। तो 300 सीटें हैं, उसमें 212 सीटें इन्होंने जीती हैं, और बाकी मतलब 70 या 72 सीटें वो किसने जीती है? जो इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है आपका जमात इस्लामी, उसने कितनी सीटें जीती? 77 जमात इस्लामी। और 212 सीटें किसने जीती? बीएनपी, मतलब बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जहां से तारिक रहमान उनके प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और टोटल 300 सीट थी। और ये इसको बोलते हैं, इनके संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। क्या है? जातीय संसद। तो जो जातीय संसद होती है उसमें इन्होंने 212 सीट जीती है। और जो आवामी लीग है, आपको पता शेख हसीना, उन्होंने इलेक्शन बेरेड किया था, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। पार्टिसिपेट नहीं किया था किसने? आवामी लीग ने। आवामी लीग किससे रिलेटेड है? तो शेख हसीना से रिलेटेड है। और ये विक्ट्री तारिक रहमान जो खालिदा जिया के बेटे हैं, 17 साल से एग्जाइल के बाद इनकी ऐतिहासिक वापसी को दिखाता है। और एक जो ओथ सेरेमनी है उसमें इंडिया के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसमें पार्टिसिपेट किया था। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है स्मृति मंदाना। कौन है ये? स्मृति मंदाना को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे और अवार्ड भी दिए गए, जिन्हें भी आप एक एक करके नाम याद रखेंगे। स्मृति मंदाना को क्या किया गया? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025, क्योंकि इन्होंने जो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप इंडिया ने 2025 जीता था, उसमें उसको उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया गया था। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था किसको? दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख किस खेल से रिलेटेड है? चेस से रिलेटेड है। किसे? इन्होंने फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप मात्र 20 साल की उम्र में जीता था। तो 20 साल की उम्र में किसने फिडे जो फ्री स्टाइलिंग जो चेस चैंपियनशिप होती है उसमें इन्होंने 20 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीता था। किसने? दिव्या देशमुख ने। और इनको दिया गया था इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। किसके द्वारा? बीबीसी के द्वारा। और पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? प्रीति पाल। इन्होंने 2024 के जो पैरा ओलंपिक्स हैं उसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। किसने? प्रीति पाल। यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स के। प्रीति पाल किस खेल से रिलेटेड है? दिव्या देशमुख कहाँ से है? स्मृति मंदाना किस खेल से रिलेटेड है? और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था अंजलि भागवत को। ये ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली इंडिया की पहली वुमेन शूटर थी। पहली वुमेन शूटर कौन थी? अंजलि भागवत। तो यहाँ से आपको इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यहाँ से क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। ये 3 या 4 चीजों से आपको कहीं न कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे फैक्ट याद रखेंगे तो चीजें आपको बहुत आसान हो जाएगी। और आशा करते हैं कि ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। आप हमेशा मेहनत करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। आज क्लास थोड़ी लेट आई थी किसी कारण वजह से, और आशा करते हैं हम आपके लिए लगातार ऐसी क्लासें लेके आते रहेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।